गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th। आज हम हिंदी का चैप्टर 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं हरिशंकर जी परसाई। बच्चों, इसके अंदर बस की यात्रा में लेखक ने एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है। ये व्यंग किस पर लिखा है लेखक ने? जो लोग पुरानी जर्जर अवस्था में हुई बस को, जो बिल्कुल ख़राब हालत में होती है, उसमें भी यात्रियों को बिठाकर यात्रा करवाते रहते हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाते। तो ऐसे बस मालिकों के ऊपर लेखक ने ये व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है कि उनको सिर्फ धन से मतलब होता है, पैसा कमाने से मतलब होता है, मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं बस की। ओके बच्चों, तो आप पढ़ते हैं बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि जबलपुर की ट्रेन में बैठने के लिए इस बस में 4 बजे बैठना पड़ता है, जो सतना के लिए जाती है ये पन्ना से, और सतना से फिर जबलपुर जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है 1 घंटे बाद ही। तो सुबह घर पहुंच जाएंगे। भाई रात में ट्रेन में बैठेंगे और सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अर्थात बस इतनी बुरी अवस्था में है कि रास्ते में ख़राब हो जाएगी तो परेशानी में आ जाएंगे और हम सही समय पर अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी कि कोई बूढ़ी महिला हो, इस तरह की थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि जिस तरह से कोई बूढ़े व्यक्ति को कुछ करता है, कुछ कार्य करता है तो उसे कष्ट होता है, इसी तरह इस वृद्धावस्था हुई बस में अगर बैठ के हम सफ़र करेंगे तो इसको कष्ट होगा। ये लेखक आप बात कर रहे थे, मन में सोच रहे थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है क्या? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अर्थात उनका मतलब था कि ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसे अनुभव है रास्ते पर कैसे जाना है, तो ये नई नवेली दुल्हन से ज़्यादा विश्वसनीय है, ये डॉक्टर मित्र ने कहा। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी कि एक बहाना, एक कारण चाहिए आदमी को इस संसार से जाने के लिए। तो वो ये कह रहे थे वहाँ पर, मतलब उनकी भावना ऐसी दिख रही थी, जो लोगों को, सवारियों को छोड़ने आए थे, उनकी भावना ऐसी दिख रही थी कि इस बस का कोई भरोसा नहीं है, इसमें बैठने वाले व्यक्तियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो उनका ये पंक्ति के द्वारा उन्होंने ये समझाया है कि आने वाला इस संसार से एक दिन तो जाता ही है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी कि जब बस स्टार्ट हुई तो इंजन इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा था कि इनको, लेखक को और लेखक के मित्रों को लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो ये असहयोग आंदोलन क्या है बच्चों? गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था 1930 में, 1930 में, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने नेतृत्व किया था और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसमें जो अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो ये वही असहयोग, तब गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने उनका साथ दिया और कोई भेदभाव नहीं था इसमें, हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं था। सब ने अपने भेदभाव को भुलाकर गांधी जी का साथ दिया और इस आंदोलन को, इस जो टैक्स लगाया गया था, इसको तोड़ने के लिए उनका
साथ दिया और गांधी जी इसमें विजयी भी रहे। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यानी कि क्या हो रहा था इसमें कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था उसके अंदर सब भारतीय साथ में मिलकर उस आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरह बस के सारे पार्ट्स भी एक दूसरे का सहयोग करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और बस आगे धीरे धीरे चल रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुँह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक क्या सोच रहे हैं कि इंजन को भी लेखक इसी तरह बाहर निकालेंगे और अपनी गोदी में बिठाकर, जिस तरह से माँ दूध पिलाती है बच्चे को शीशी से, बोतल से, उसी तरह ये नली से पेट्रोल पिलाएंगे इंजन को। बस की रफ्तार अब 15-20 मील ही हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। यानी कि फर्स्ट टाइम तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तब रुकी और दूसरी बार यहाँ पर रुकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। तो बस जैसे ही वृक्षों की छाया के यहाँ जहाँ वृक्ष थे वहाँ रुकी तो हमें ऐसा महसूस हो गया जैसे कि कोई वृद्धा, कोई बूढ़ी औरत चलकर थक गई हो और वृक्ष की छाया में बैठ गई हो। हमें ग्लानि भी हो रही थी। बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान यानी जंगल, इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ जाएगी। यानी कि इसकी हमें व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि होती है ना, उसका जो कर्मकांड होता है हमें वही करना पड़ जाएगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। इसकी चाल तो और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति जाने का मतलब ये है कि उसकी हेडलाइट भी और डिम होने लग गई, उसकी रोशनी कम होने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग ही रही थी। चांदनी यानी कि रात हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी धीमी धीमी हो रही थी जिसमें वो बस धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब वह उम्र ही नहीं रही। अर्थात वो बस रुक जाती, एकदम साइड में हो जाती रोड के, और जो पीछे वाले जो वाहन आते हैं उनको बोलती निकल जाओ बेटी, अर्थात उनको निकलने देती थी। वो बस का ड्राइवर रोक लेता था सड़क के किनारे बस को और उनको निकल जाने देता था। जैसे कि कोई वृद्धा ये कहती हो कि तुम पहले निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे आऊँगी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अर्थात यहाँ ये कह रहे हैं लेखक कि इस बस हिस्सेदार को ये पता है कि बस की इतनी बुरी हालत है कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तब भी वे उस बस में बैठे हैं। तो मतलब उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती थी, फिर भी ये जानकर ये इसमें बैठे हैं। तो लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव उमड़ आया कि हर परिस्थिति को देखकर भी वो जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र करते हैं और लोगों को बिठाते हैं। और ऐसी भावना उनके प्रति लेखक की हुई दया की भावना।
सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद वक्त पर छोड़ने की क्या, पन्ना कभी भी नहीं पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद हमने लगा ली थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना, उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी कि अब हमें कहीं पहुंचना तो है नहीं, अब तो ये हालत है इस बस की कि हमें सीधा यमलोक पहुंचाएगी, यानी कि हमें हमारा जीवन अब खतरे में है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। अब उनके पास, लेखक और उसके मित्रों के पास चारा ही क्या था। बस में जितने भी यात्री बैठे थे यही था कि अब तो बैठे रहो, अब तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो इत्मीनान से बिना कोई सोच विचार किए अब वो सब लोग आराम से बैठ गए कि अब होगा जो देखा जाएगा। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों के।